ऐसे आपके सिलेबस में लॉन्च हो गया है, ऐसे कंपलसरी है और ऐसे ही अब डिसाइडिंग रोल प्ले करेगा आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो दोस्तों ऐसे कभी पढ़ा नहीं जाता है, हमेशा ऐसे जो है वह सीखा जाता है ऐसे। और लेकिन ऐसे के सीखने का तरीका वह कॉम्प्रिहेंसिव है, वह मल्टी डायमेंशनल है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ऐसे से संबंधित बातों पे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ऐसे लिखने के लिए आपको क्या बेसिक इनपुट चाहिए होती हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। क्या ऐसे लिखने के लिए फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट कहा था, फिलोसॉफी अच्छा होना चाहिए। फिलोसॉफी अच्छा होना चाहिए मीन्स क्या? हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, आप भी पढ़ते होंगे, पढ़ाते भी हैं। गांधी जी की रणनीति, गांधी जी की रणनीति राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जिस तरह के स्ट्रेटेजी को यूज किए, वह स्ट्रेटेजी तो उनका आउटपुट था, वह स्ट्रेटेजी उनकी जो सोच थी उसका वह प्रभाव था। लेकिन उनके अंदर इस स्ट्रेटेजी को अपनाने की क्षमता कहां से विकसित हुई, और वह विकसित हुई तो उनके माइंड में उस स्ट्रेटेजी का फ्रेम क्या था, वही दर्शन है। तो हमें ऐसे व्यक्तित्व के दर्शन को भी जानना पड़ेगा। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा गांधी जी की रणनीति होती थी संघर्ष विराम संघर्ष। आखिर किस तरह से यह रणनीति को अप्लाई करते थे? सत्य अहिंसा सत्याग्रह, ये सारी चीजें थी। आखिर गांधी जी सत्य और अहिंसा जैसे शब्द का प्रयोग ही क्यों किए? इस दर्शन का तथ्य क्या है और इस दर्शन का हमारे ऐसे में कहां यूज होगा? जैसे मैं कुछ ऐसे के टॉपिक को, एक टॉपिक लेता हूं, एक क्वेश्चन पूछ रखा है जो कि यूपीएससी में पूछ रखा है। ऑब्वियस सी बात है, चीजें यूपीएससी के आसपास ही होंगी। लाइक जैसे ये क्वेश्चन है आपका आत्म खोज की, पहला क्वेश्चन ही है, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकल आउटसोर्स। आत्म खोज की प्रक्रिया को अब तकनीकी रूप से आउटसोर्स कर दिया गया है। अब इस आत्म खोज की प्रक्रिया मीन्स हम जो हैं, हम जो हैं, हमारी जो अभिव्यक्ति है, हमारा जो दर्शन है, हमारे जो समाज के लिए किए जाने वाले कार्य हैं, आइदर गुड है बैड है, यह इसका आधार क्या है, इसी से संबंधित इसका की पॉइंट है। इसका आधार क्या है? क्या इसका आधार तकनीकी है या इसका आधार ह्यूमनिज्म से संबंधित चीजें हैं? तो जब इस तरह के टॉपिक पर हम ऐसे लिख रहे होते हैं तो हमें चाहिए होता है जो दर्शन, गांधी जी का दर्शन क्या था, बाबा साहब का दर्शन क्या था, भीमराव अंबेडकर का दर्शन क्या था, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, उनका दर्शन क्या था, उनसे संबंधित कुछ स्टेटमेंट जो आपको जानना चाहिए और इमीडिएट आप यूज करेंगे। तो आइए इसी संदर्भ में आज हम गांधी जी के दर्शन का एक छोटा सा एनालिसिस, छोटा सा रिव्यू लेते हैं। क्या है गांधी जी का दर्शन? आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे, तो यहां से चीजों को समझिए। और क्या गांधी जी के यह सोशल थॉट्स या सामाजिक विचार, समाज कैसा होना चाहिए, और अंबेडकर बाबा साहब का सामाजिक विचार, क्या दोनों सिमिलर था? क्या सुभाष चंद्र बोस के सामाजिक विचार और गांधी जी के सामाजिक विचार, राजनीतिक विचार, आर्थिक विचार में सिमिलरिटी थी या कुछ डिफरेंसेस था? तो इसी के तहत हमारा यह टॉपिक है। यह टॉपिक भी आपको बैक टू बैक सीरीज के रूप में होगा, क्योंकि एक वीडियो में सारा कंप्लीट होना संभव नहीं है, या आप भी समझ रहे हैं। और बहुत वीडियो जब टाइम टेकिंग होता है, बहुत लेंदी लेंदी होता है, तो वह इंटरेस्ट नहीं बना रहता है। इतने शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में, छोटे छोटे सीरीज के फॉर्म में हम लोग इसको विद इन 1 मंथ के अंदर सारे पर्सनैलिटी का यह अपलोड करेंगे ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। आइए देखते हैं क्या है इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा मैं स्लाइड इंक ले लूँ और फिर डिस्कस करते हैं वन बाय वन चीजों को। हाँ, गांधीयन फिलोसफी, ऑब्वियस सी बात है, गांधीयन फिलोसफी, गांधी के दर्शन की बात करते हैं। दर्शन मीन्स क्या? विचार। विचार होंगे, कुछ उसका आधार होगा, कुछ उसका आधार होगा तो कुछ उसका प्रभाव होगा। हमेशा ऐसे लिखते समय इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है। फिर हमारे विचार होंगे, आपके विचार होंगे, दोनों का उद्देश्य हो सकता है एक हो, लेकिन तरीका अलग अलग होगा क्योंकि दोनों के दर्शन अलग अलग हैं। तो इसलिए हमें गांधी, अंबेडकर, टैगोर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन सभी के आदर्श को, इन सभी के फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स को जानना चाहिए, ताकि हम जब ऐसे लिख रहे होंगे उसमें इन सब चीजों को इनपुट कर सके। आइए देखते हैं, किसी भी व्यक्ति, इधर वह महात्मा गांधी हो या बाबा साहब हो, किसी भी व्यक्ति या रविन्द्रनाथ टैगोर हो, किसी भी व्यक्ति के दर्शन को अगर हमें पढ़ना है, उस दर्शन में 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उनका सामाजिक दर्शन क्या था, किस तरह के समाज के निर्माण की बात करते थे,
जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, गांधी जी किस तरह के समाज के निर्माण की बात करते थे और बाबा साहब किस तरह के समाज के निर्माण की बात करते थे। यहाँ पे देखेंगे जो बाबा साहब हैं वह गांधी जी से बहुत आगे निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं इसको भी समझिएगा। गांधी जी एक वर्ग विहीन समाज की बात करते थे। गांधी जी जाति की आलोचना नहीं करते थे, याद रखिएगा। गांधी जी क्लासलेस मीन्स एक जो हमारा क्लास डिस्क्रिमिनेशन है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, वह डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वैसे समाज की बात करते थे, उस तरह के भेदभाव की बात करते थे। लेकिन सेम टाइम बाबा साहब यह एक कास्टलेस समाज की बात करते थे, एक जाति विहीन समाज। बाबा साहब का कहना था समाज में सबसे बड़ी समस्या जाति है और इस जाति प्रथा का उन्मूलन होना चाहिए। गांधी जी क्या कहते थे, समाज में जाति समस्या नहीं है, जाति में जो विसंगतियां हैं, जाति में जो कुरीतियां हैं, वह समस्या है, उसको दूर करना चाहिए। तो उद्देश्य दोनों का एक है, एक अच्छे समाज का निर्माण करना, लेकिन दोनों के दर्शन अलग अलग हैं। यह कॉम्परेटिव स्टडी हमारे पास होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम ऐसे के साथ जब हम लिख रहे हो तो वहां पे इन सब चीजों को लिख सक पाए। फिर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यह वर्ग विहीन समाज और यह जाति विहीन समाज, इस पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन, सारे टॉपिक का हमारा डिटेल्ड एनालिसिस होगा। लेकिन यहां मेरा कंसर्न है आप किसी भी व्यक्तित्व को पढ़ें तो इसी 4 डायमेंशन में बांट के पढ़ें। फिर दूसरा, आर्थिक दर्शन क्या था गांधी जी का और बाबा साहब का। अब अभी तक हम लोग बाबा साहब को इसीलिए जानते हैं जो वह रिजर्वेशन के प्रणेता थे, एक पर्टिकुलर वर्ग का, उच्च वर्ग के लिए जो है एक मतलब ऑब्वियस सी बात है, रिजर्वेशन जिसको मिलता है वह रिजर्वेशन का समर्थक होता है, जिसको नहीं मिलता है वह रिजर्वेशन का विरोधी होता है। तो ऑब्वियस सी बात है उनको उनका विरोधी। लेकिन इनके अगर विजन को देखा जाए, इनके अगर दृष्टि को देखा जाए, और आज जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, आज जो सवर्ण को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला है, उनका भी आधार यही है। अगर इनके द्वारा इस पॉलिसी को नहीं लाई जाती तो शायद आज सवर्ण जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण नहीं मिलता। और बिहार की अगर बात करूं तो गर्ल्स को जो मोर देन 30% रिजर्वेशन में, जो लोकल इलेक्शन है 50% इलेक्शन, ये सब जो प्रावधान है बियॉन्ड कास्ट है। यह जाति का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में कोई कास्टिज्म नहीं, सभी जातियों को है। तो वह बाबा साहब अंबेडकर का ही दिया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनके फिलॉसफी को ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझने की जरूरत है। एक निगेटिव नैरेटिव सेट जो हुआ है उसके जगह एक पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ देखने की जरूरत है। आपको बाबा साहब का जो है विजन, इकोनॉमिकल विजन और सोशल विजन, मच बेटर देन द अनदर फिलोसोफर, कंटेम्पररी फिलोसोफर जो थे, उसमें आपको अच्छा दिखेगा। सबसे बड़ी बात है वो भी वैसे व्यक्ति के द्वारा जिनके द्वारा, जो उस समय की बात है, आज से इतने साल पहले की बात है, तो उस समय समझ ही रहे होंगे अनटचेबिलिटी, छुआछूत, भेदभाव क्या होता होगा। आज हमें कोई आपको कोई अगर बैठने ना दे, बुलाए घर पे और बोले ठीक है जाइए गेट से बाहर कर दें, क्या आप उस घर पे जाना पसंद करेंगे? और इतना अनटचेबिलिटी, इतना छुआछूत, इतना भेदभाव होने के बाद उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, वो डिस्कशन का हमारा पार्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट है उसके बावजूद उस परिस्थिति में, तत्कालीन परिवेश में, विश्व के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में भीमराव अंबेडकर थे। और उनके द्वारा डिजाइंड कॉन्स्टिट्यूशन, उनके द्वारा बनाया गया संविधान, संविधान के की पॉइंट्स जो केंद्र बिंदु हैं, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं, सभी वर्ग के लिए, और आगे भी रहेगा। तो हम लोग इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो आर्थिक दर्शन दोनों के कुछ इस तरह से अलग थे। फिर सांस्कृतिक रूप से किस तरह की बातें होती थी। तो गांधी जी, हमेशा ध्यान रखिएगा, गांधी जी पाश्चात्य संस्कृति का विरोध नहीं, भारतीय संस्कृति के वह प्रबल समर्थक थे, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के वह विरोधी नहीं थे। ऐसा नहीं था पाश्चात्य संस्कृति का विरोधी, लेकिन बाबा साहब के साथ था क्या, वह भौतिक रूप से पाश्चात्य संस्कृति के को स्वीकार करने में कहीं कोई हेजिटेशन वह नहीं रखते थे, या कुछ डिफरेंसेस है, इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर राजनीतिक दर्शन, तो सीधा सीधा गांधी जी का दर्शन अगर एक लाइन में बोला तो गांधी जी का कहना था पहले राजनीतिक आजादी ले लेंगे तब जातीय आजादी और सामाजिक आजादी। लेकिन बाबा साहब कहते थे नहीं, पहले सामाजिक आजादी होनी चाहिए। समाज में जो भेदभाव है, छुआछूत है,
ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो राजनीतिक आजादी शायद अधिक इफेक्टिव होगी। इसी तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर के भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इसी तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती के कुछ स्टेटमेंट्स थे। दयानंद सरस्वती भी जो है वह जाति प्रथा का विरोध करते थे, वेदों की ओर लौटने की बात कर रहे थे वह, और वैदिक क्लास सिस्टम की बात करते थे, वह जाति प्रथा का विरोध करते थे। इस तरह से कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पढ़ें तो इसी 4 डायमेंशन में पढ़ें, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, ताकि कंटेंट आपके पास होगा, तभी आप एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने पहले ही बोला है, जो हम लोग गांधी जी से संबंधित जो दार्शनिक पहलू हैं उसका एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो उसके बाद फिर बाबा साहब का सीरीज होगा, फिर उसी तरह से, और सभी का इस तरह से थोड़ा कॉम्परेटिव, इनका स्टेटमेंट यह है तो उसके बदले उनका स्टेटमेंट क्या है, यह स्टेटमेंट यह है तो वह स्टेटमेंट क्या है, तो इस तरह से हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारा। नेक्स्ट स्लाइड हमारा कहता है गांधी जी का उद्देश्य था, क्या था? सत्य, अहिंसा और अद्वैत। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भावना को साकारित करने के लिए भौतिक शक्ति के ऊपर आत्मबल को श्रेष्ठता सिद्ध करना। यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। भौतिक शक्ति मीन्स क्या? मनी, मसल्स, और आप लोग ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आप लोग का होगा ही, पहला ही होता है जो प्रेस्टीज, पैसा, प्रतिष्ठा मिलेगी सर, पैसा मिलेगा, और अपने घर का हम नाम करेंगे, करना चाहिए। लेकिन गांधी जी यहां कहते हैं यह भौतिक शक्ति है। आत्मबल क्या है? आत्मबल मीन्स क्या? आपका अंदर का इंट्यूजन जो है, आप जो कर रहे हो उस शक्ति पे, भौतिक शक्ति को अधिक प्राथमिकता गांधी जी देते हैं। और इसके लिए किसका सहारा लेते हैं? सत्य का सहारा लेते हैं। गांधी जी के सत्य की सत्यता को वहीं से आप देख सकते हैं। गांधी जी अगर बचपन में कोई गलती की है तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। ये सबसे बड़ी बात है। जो हमारा जीवन है, हमारे लाइफ में गलतियां होते रहती हैं, इंसान गलती का पुतला है, ऐसा कहा जाता है। और अगर हम उस गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसा यह भी कहा जाता है यह हमारी महानता होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन महान नहीं बनना चाहेगा? लेकिन इतना जानने के बाद भी हम अपने गलतियों को स्वीकार नहीं करते। लेकिन गांधी जी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऑनेस्टली अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो गांधी जी सत्य, सत्य की खोज, सत्य के रास्ते। गांधी जी का कहना है जो एक सत्य को छुपाने के लिए 400 असत्य बोलने से अच्छा है हमें एक सत्य बोलना। क्यों? क्योंकि सत्य का कभी लाइफ नहीं होता है। आप लोग भी देखते होंगे बचपन में भी, जो सत्य का असत्य, एक असत्य बोलने के बाद कितना सारा झूठ बोलना पड़ता है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और फिर पापा पकड़ के, अरे तुम तो पकड़ा गया, झूठ बोल रहा है। तो झूठ का कोई लाइफ नहीं होता, सत्य का लाइफ होता है। अहिंसा, ऑब्वियस सी बात है, अहिंसा को के वो प्रबल समर्थक थे। कहां से लिए थे इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि हिंसा एक ऐसी क्रिया है जिसका अपना प्रभाव होता है। हिंसा के बाद प्रतिहिंसा का दौर होता है, फिर यह हिंसा प्रतिहिंसा का दौर तब तक चलता रहता है जब तक कि हिंसा रुके नहीं। तो इसलिए हिंसा की भी कोई उम्र नहीं होती है, गांधी जी का यह मानना था। आखिर गांधी जी कैसे इन सब चीजों को माने, तो उसका आधार क्या था, तो हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो हिंसा के प्रबल विरोधी थे, अहिंसा के समर्थक थे। और चूंकि गांधी जी का मानना था, आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बिपिन चंद्रा भी लिखते हैं, जो ऐसा कहा जाता है गांधी जी समझते थे जो ब्रिटिश साम्राज्य उस समय विश्व की सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करती थी, और हम भारतीयों के पास कुछ था नहीं, और तो हम कैसे लड़ते? तो हमारे पास एक बेहतर हथियार था, क्या? अहिंसा। ये अहिंसा उस कंटेक्स्ट में भी और आज के कंटेक्स्ट में भी है। आज ही किसी व्यक्ति के पास अगर झगड़ा हो रहा है, आप जाइए, आप माफी मांग लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, एक बार को नहीं मानेगा, दूसरे बार को नहीं मानेगा, तीसरे बार को तो उसको पसीजना पड़ेगा। तो अहिंसा का यह इंपॉर्टेंस है, अहिंसा की यह ताकत है, अहिंसा की यह शक्ति है। तो गांधी जी का यह सिद्धांत भी अहिंसा। दूसरा अद्वैत। अद्वैत एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो है तो दार्शनिक वर्ड, लेकिन इसके करंट कंटेम्पोररी साइंस भी है। अद्वैतवाद एक विचार है जो कि फिलॉसफी का टॉपिक है, जिसके फाउंडर रामानुजाचार्य हुआ करते थे, सॉरी शंकराचार्य हुआ करते थे। और उन्होंने कहा था ब्रह्म सत्या, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म सत्या, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न परः। यह एक वर्ड है, यह स्टेटमेंट उन्होंने किया था, जिसका संबंध अद्वैतवाद से है। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है।
इस तरह की चीजें आपको बौद्ध दर्शन में भी क्षणिकवाद, सर्वम क्षणिकम वर्ड जो यूज है उसमें देखने को मिलता है, जो सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ परिवर्तन। ऑब्वियस सी बात है, आज हम हैं कल हम नहीं होंगे। 100 साल के बाद कुछ और कहानी हो सकती है, 200 साल के बाद कुछ और कहानी हो सकती है। सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलाव है। गांधी जी भी अद्वैतवाद के इस विचार से प्रभावित थे। ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न परः। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, मीन्स जगत जो है यह सही नहीं है, क्योंकि यह परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं होगा। जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, अर्थात क्या, हर एक जीव हमारे लिए सम्माननीय होनी चाहिए। तो कितना ब्रॉडर एस्पेक्ट था गांधी जी का। तो यह तीन जो उद्देश्य थे, सत्य, अहिंसा और अद्वैत की भावना को साकारित करने के लिए भौतिक शक्ति के ऊपर आत्मिक शक्ति को की श्रेष्ठता को सिद्ध करना ही गांधी जी के दर्शन का आधार था। क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो कल भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और आगे भी प्रासंगिक रहेगी। इसकी प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं होगी। अहिंसा की प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं होगी, सत्य की प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं होगी, अद्वैत की प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं होगी। तो गांधी के इस दर्शन को ही हम लोग गांधीयन फिलॉसफी में डिस्कस करते हैं। और अब देखते हैं गांधी जी के इतने उच्च विचार, इतने अच्छे विचार इस तरह के समाज की बात करता है। क्या है यह, कैसे समाज के निर्माण की बात होगी? अगर इस तरह के इतने अच्छे अच्छे चीज हो जाएंगे, हमारा समाज कैसा होगा? क्या लगता है ऐसा हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ऑब्वियस ही बात है, इनका उद्देश्य था एक समाज का निर्माण जहां शोषण के स्थान पर सहयोग हो, कोई एक दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करे, बल्कि क्या करे, कॉपरेशन करे, कॉपरेटिव हो। क्या बाबा साहब अंबेडकर का यह उद्देश्य नहीं था? उनका भी यह उद्देश्य। क्या रविन्द्रनाथ टैगोर का यह उद्देश्य नहीं था? उनका भी यह उद्देश्य था। क्या बिहार में जयप्रकाश नारायण का यह उद्देश्य नहीं था? उनका भी यह उद्देश्य था। क्या कर्पूरी ठाकुर का यह उद्देश्य नहीं था? उनका भी यह उद्देश्य था। क्या सुभाष चंद्र बोस का यह उद्देश्य नहीं था? उनका भी यह उद्देश्य था। क्या भगत सिंह का यह उद्देश्य नहीं था? उनका भी उद्देश्य था। शोषण के स्थान पर सहयोग की भावना हो। भगत सिंह तो यहां तक कहते हैं, हमारी आजादी केवल ब्रिटिश सरकार से नहीं होनी चाहिए, हमारी आजादी अपने देश के लोगों से भी होनी चाहिए। जो जमींदार वर्ग, जो उच्च वर्ग, गरीब वर्ग का शोषण करता है, उससे भी आजादी, आजादी का ब्रॉडर डायमेंशन। तो उद्देश्य सभी विद्वानों के, सभी फिलोसोफर के, सभी जो उस तत्कालीन कंटेम्पररी राष्ट्रीय नेता थे हमारे, सबके एक थे। तरीका अलग अलग है। क्या तरीका है? क्योंकि दर्शन अलग है। हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। फिर देखते हैं संघर्ष के स्थान पे प्रेम। क्या संघर्ष के स्थान पर प्रेम जो है उसी समय प्रासंगिक था, आज नहीं है? ट्रैफिक जाम में फंस जाइए और दो आदमी एक दूसरे के सामने गाड़ी लगा दिया, गाड़ी लगा दिया, मैं पहले निकलूंगा तो मैं पहले निकलूंगा, मुझे जल्दी जाना है, ऑफिस में डिले हो रहा है। अगर कोई एक व्यक्ति पीछे आ जाता है तो गाड़ी आराम से निकल जाती है। और इस आर्गुमेंट में, इस बहस में 1 घंटा बीत चुका, ऑफिस डिले हो गया। लेकिन अगर कोई एक फुट पीछे आ जाता है, अपनी गाड़ी को बैक कर लेता है, तो क्या यह जो है सही रास्ता नहीं होता? दोनों का 1 घंटा, 1 आवर जो ऑफिस जाने में लेट हुआ वह बचता। तो यह बहस से अच्छा है थोड़ा हम पीछे हट गए। तो पीछे हटना छोटे की निशानी नहीं है, बड़े की निशानी है। हमेशा बड़ा पीछे हटता है, छोटा पीछे नहीं हटता है। क्योंकि छोटा जो है, इसलिए तो वह छोटा है। बड़े भाई और छोटे भाई में बड़ा भाई बड़ा क्यों है? क्योंकि बड़ा भाई सेक्रीफाइस जानता है, त्याग जानता है, प्रेम जानता है, सहयोग जानता है, कॉपरेशन। और छोटा है तो छोटा है, इसलिए छोटा है। वह नहीं हटेगा, वह उसका राइट है, अधिकार है। ठीक उसी तरह से जब किसी व्यक्ति, दो व्यक्ति के बीच बहस और किसी चीज को लेकर के अगर कोई एक पीछे हट जाता है तो प्रूफ हो जाता है वह बड़ा है। इसमें कहीं कोई डिमोरलाइज वाली बात नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है संघर्ष के स्थान पे प्रेम। दूसरा, प्रतियोगिता के स्थान पे जो कंपटीशन है, कंपटीशन कभी कभी एक निगेटिव डायमेंशन भी लेके आता है। प्रतियोगिता के स्थान पे सद्भावना और सहभागिता। अब देखेंगे प्रतियोगिता के दो रूप हो सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं हमें प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, हमें अनुस्पर्धा करना है। दोनों चीजों को समझिए और ऐसे में हम यूज करेंगे इसको। प्रतिस्पर्धा, यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री का प्रतिस्पर्धा शब्द मोदी जी हैं, ऑब्वियस सी बात है। उनका एक एक स्टेटमेंट अपने आप में 56 इंच का है। तो प्रतिस्पर्धा एक निगेटिव सेंस है। निगेटिव सेंस है मीन्स अब प्रतिस्पर्धा करेंगे, वो टॉप कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूंगा,
उसके 105 मार्क्स आए हैं तो मेरे 106 आने चाहिए। जैसे ही हमने सोचा 106, तो हमने क्या किया, बेंच मार्क फिक्स कर दिया। जो हमारी कैपेबिलिटी 110 लाने की थी, हम 106 ला करके ये क्या होंगे, अब खुश हो जाएंगे। प्रतिस्पर्धा का पहला निगेटिव पॉइंट। दूसरा, प्रतिस्पर्धा आएगा, चलो उसका कुछ पैर खींचते हैं, चलो उसके पीछे लग जाते हैं, चलो उसका जो है किसी कारण से उसके मार्क्स को ही कम कर देते हैं, हम नहीं ला रहे हैं तो हो सकता है पहले हम वायलेंट हो, भरवली बोल करके, फिर हिंसक भी हो सकते हैं। मीन्स नकारात्मक। अनुस्पर्धा मीन्स क्या, हम अपनी कमियों को दूर करते हैं। जब हम अपनी कमियों को दूर करेंगे तो हमारा बेस्ट होगा। यहां कोई बेंचमार्क नहीं है। तो अनुस्पर्धा, मोदी जी भी बोलते हैं प्रतिस्पर्धा नहीं कीजिए, अनुस्पर्धा कीजिए। तो यह गांधी जी भी बोलते थे, यह उस समय भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है, और भविष्य में भी प्रासंगिकता इसकी बनी रहेगी। तो यह है। फिर है विषमता के स्थान पे समानता। ऑब्वियस सी बात है, विषमता के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। स्त्री पुरुष में विषमता, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, सांस्कृतिक विषमता, राजनीतिक विषमता। इन सारे विषमताओं का गांधी जी विरोधी थे। क्या गांधी जी विरोधी थे तो बाबा साहब नहीं विरोधी थे? क्या रविन्द्रनाथ, दयानंद सरस्वती, सब विरोधी थे, लेकिन सबका तरीका अलग अलग था। तो हम लोग जब एक्सप्लेन करेंगे तो उसको कॉम्परेटिव स्टडी भी करेंगे इसमें। फिर वर्गहित मीन्स वर्गहित के स्थान पे किसकी बात करते थे? वह सर्वहित। ऑब्वियस सी बात है, किसी एक व्यक्ति के हित से सबका भला नहीं हो सकता है। अभी भी आप देखोगे जो गवर्नेंस पॉलिसी है, प्रशासनिक नीति होती है, उसमें अगर 100 व्यक्ति के बचाने से किसी एक व्यक्ति के डूबने की आशंका है, तो सरकार की नीति, और आप भी ऑफिसर बनोगे, 100 व्यक्ति को बचाना अधिक इंपॉर्टेंट होता है किसी एक व्यक्ति से। तो सब ग्रुप हित, ग्रुप बेनिफिट, इसकी बात करते थे गांधी जी। तो सब बात करते थे, बाबा साहब भी बात करते थे, सबका तरीका अलग अलग था। तो ये इसका एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जहां शोषण के स्थान पे सहयोग, संघर्ष के स्थान पे प्रेम, प्रतियोगिता के स्थान पे सद्भावना हो, और विषमता के स्थान पे समानता हो। साथ ही साथ वर्गहित के स्थान पे सर्वहित की मंगल कामना। इस तरह के वर्ड आप ऐसे में यूज करेंगे, मंगल कामना निहित हो, ये दार्शनिक वर्ड है। अब देखिए इसमें और क्या चीजें थी। गांधी जी इसके अंतर्गत, बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल। आध्यात्मिक शक्ति बहुत, हर एक इंसान में एक दैवीय गुण होता है। गांधी जी भी कहते थे, सभी हमने धर्म ग्रंथों में भी पढ़ा है, सभी धर्म ग्रंथ कहता है, हर एक इंसान जो है एक ईश्वरीय गुण के साथ आता है। लेकिन यहाँ पे वह ईश्वरीय गुण जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, और जो है जो आर्टिफिशियल, जो हमारे समाज के द्वारा बनाया गुण है, वह अधिक प्रभावी हो जाता है। तो आध्यात्मिक शक्ति, इमोशनल, भावना, सेंटिमेंट, ये सब चीजें इसके पार्ट हैं। बौद्धिक क्षमता के साथ अगर हम भावना का प्रयोग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वह बहुत ही शक्तिशाली समाज के निर्माण का आधार होता है, बहुत ही पावरफुल सोसाइटी होता है। जैसे यूपीएससी में तो ऐसे सिलेबस भी जोड़े गए हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे शब्द का प्रयोग आप हमारे प्रधानमंत्री से समझ सकते हैं, वह एक ऐड था। अब उसके आर्गुमेंट पे नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में हो सकता है इसके अगेंस्ट में बहुत सारे आर्गुमेंट आए, बहुत सारे कमेंट्स आए। बस चीजों को समझना की जरूरत, हमें यहाँ पे कोई पॉलिटिकल मामले में नहीं फंसना है। जैसे उन्होंने कहा सब्सिडी गिव अप को लेकर के, देखो इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने नॉलेज को अपने इंटेलिजेंसी के साथ प्रयोग। कब, टाइमिंग क्या था उनका? एक फैमिली है जिसमें एक लड़का है, जो ऑब्वियस मॉर्निंग का टाइम है, ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, उसी समय उनका यह कैंपेन आता है टीवी पे, जो आज भी हमारे देश की हजारों माएं चूल्हे पे खाना बनाती हैं, जिस कारण से हमारे यहाँ इतने प्रतिशत महिलाओं में ये दमे की प्रॉब्लम है, आइज की, आंख की प्रॉब्लम है, ये समस्याएं हैं। उस लड़के को जो आज के डेट में बड़ा ऑफिसर बन चुका है, कहीं प्राइवेट जॉब कर रहा है या कहीं अच्छी जगह पोस्टेड है, उसको अपनी माँ याद आती है, जो उसकी माँ भी कभी जब वो बच्चा था ऐसे ही चूल्हे पे खाना बनाती थी। और जैसे ही माँ याद आता है, वैसे ही अपनी वाइफ को बोलता है जो मेरा मोबाइल लाना, और वह अपनी सब्सिडी को गिव अप करता है, बिना किसी फोर्स का, बिना किसी इसका, सब्सिडी अपना छोड़ता है। तो यह इमोशनल इंटेलिजेंस है, भावनात्मक अभिव्यक्ति। तो एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां इंटेलिजेंसी हो
और इंटेलिजेंसी के साथ साथ क्या हो, भावना हो, इमोशन हो। और वह कब होगा, जब समाज में इस तरह की चीजें होंगी। इस तरह की चीजें क्या होंगी, सहयोग होगा, प्रेम होगा, सद्भावना होगा, समानता होगा, सर्वहित होगा, सबके हित की बात, सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति नहीं होगा, सोशली सेंटर्ड व्यक्ति होंगे, तो ये सारी चीजें होंगी। और गांधी जी ऐसा सोचते थे, ऐसे समाज का निर्माण सोचते थे। अब पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, आखिर हम अगर कुछ सोचते हैं कि उस सोच का आधार कैसे बनता है, कहां से आया है। जैसे हम पढ़ते हैं अकबर, अकबर सेकुलर राजा हुआ करते थे। अकबर के नीतियों पर, प्रशासनिक नीतियों पर, धार्मिक नीतियों पर, अकबर की जो नीतियां, उन नीतियों पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, उनकी मां महम अंगा, हाँ एग्जैक्टली उन्हीं का प्रभाव था। इसी तरह से हमारे व्यक्तित्व, हो सकता है किसी व्यक्ति का प्रभाव हो, किसी अपने फैमिली मेंबर का प्रभाव हो, किसी बुक का प्रभाव हो, और उसके उनके प्रभाव से हम उस दिशा में सोचते हैं। ठीक उसी तरह से गांधी जी इस दिशा में सोच रहे थे, तो इनके ऊपर तो भी तो किसी चीज का प्रभाव पड़ा होगा। आखिर वह प्रभाव क्या था, किस किस विद्वान का, किस किस बुक्स का क्या, और किस किस ग्रंथों का गांधी जी के ऊपर प्रभाव पड़ा, कारण से गांधी जी का जो थिंकिंग है इतना ब्रॉडर और इतने अच्छे समाज के निर्माण के दिशा में गांधी जी सोच पाए और कार्य भी कर पाए, राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका स्पष्ट कर पाए। और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे चीजों पे हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्या उनका तरीका था, हम वह तरीका क्यों था, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दिस इज फिलोसफी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें चीजें हैं और क्या, इसमें है गांधी के दर्शन पर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ा था। गीता बहुत इंपॉर्टेंट है, उपनिषद, बाइबल, कुरान, जैनियों का अहिंसा और बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा था। यह पांच चीजें हैं, सॉरी, एक दो तीन चार पांच छह, छह ग्रंथ जो धर्म है, उनसे गांधी जी प्रभावित थे। अब गीता का क्या प्रभाव था, उपनिषद का क्या प्रभाव था, बाइबल का क्या प्रभाव था, कुरान का क्या था, जैनियों के अहिंसा का क्या प्रभाव था, बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव था, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। फिर कुछ बुक्स का भी प्रभाव पड़ा था, कुछ विद्वानों का भी प्रभाव पड़ा था। नाम पढ़ा सुना होगा, और टॉल्स्टॉय और रॉस्किन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से गांधी जी ऐसे विचारकों से पूरी तरह से प्रभावित हुए थे। और यहाँ पे रॉस्किन की एक बुक थी अनटू द लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है वह, और इस पूरे इससे गांधी जी का यह प्रभाव था, अनटू द लास्ट से विशेष रूप से प्रभावित थे। अब अनटू द लास्ट में क्या था जो गांधी जी को सबसे अधिक प्रभावित किया था, यह भी हमें जानना चाहिए। तो अनटू द लास्ट में जो चीजें थी, व्यक्ति का हित समष्टि के हित में है, अर्थात किसी एक व्यक्ति का हित जो है वह समाज के हित में है। समाज के हित के बिना किसी व्यक्ति का हित नहीं हो सकता। ऑब्वियस बात है, हम जानते हैं अगर हमारे समाज में हम कहीं रहते हैं, कोई एक घर, कोई एक व्यक्ति वह अगर भूखे सो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उस समाज के लिए कहीं से भी यह सही नहीं है। उस समाज को इसके लिए सोचने की जरूरत है, उस व्यवस्था को इसके लिए सोचने की जरूरत है, उसके पड़ोसी को इसके लिए सोचने की जरूरत है, क्योंकि वह भी क्या है, हमारे बीच का है। तो यह है, अर्थात व्यक्ति और समष्टि के बीच कोई भेद विरोध नहीं है, सभी लोगों के श्रम की कीमत और महत्व तो बराबर है। यह गांधी जी कहते थे नाई और वकील का काम अलग अलग है, लेकिन रेस्पेक्ट और रिगार्ड एक होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं किया। पे अंबेडकर से इनका कॉन्ट्राडिक्शन है, बाबा साहब कहते हैं नहीं। इसी आधार पे गांधी जी कहते हैं जाति प्रथा, जाति के आधार पे व्यवसाय का होना चाहिए, इससे क्या होता है, व्यवसाय समृद्ध होता है। और बाबा साहब कहते थे नहीं, यहाँ पे दोनों में मतभेद, दोनों विद्वानों में मतभेद है। लेकिन कहीं कहीं गांधी के बहुत बड़े सपोर्टर बाबा साहब हुआ करते थे, कब हुआ करते थे, कैसे, मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा। फिर किसान अथवा कामगार का जीवन ही सच्चा जीवन, ऑब्वियस सी बात है, जो किसान है, जो श्रमिक है, उसके जीवन को सबसे सच्चा जीवन गांधी जी मानते हैं। तो इन सब चीजों से गांधी जी प्रभावित थे, और इसका एक सार यही हमारा है, जो इस आधार पर गांधी जी ने निष्कर्ष निकाला कि मानव जाति का कल्याण तभी हो सकता है जब विश्व के अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिनः, है ना, सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिनः, सभी सब नहीं हो। और हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे तो उन्होंने यह कोट लिखा था, सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिनः। तो इंपॉर्टेंट है विश्व के अंतिम व्यक्ति का कल्याण। और इसी तरह से हमारी आर्थिक नीति भी वर्तमान समय में देखेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ, यह क्या है, समावेशी विकास, यह अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंच सुनिश्चित करना, अंतिम व्यक्ति
जो है हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं में अंतिम व्यक्ति की भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो ये सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का उद्देश्य था अंतिम व्यक्ति का भी कल्याण हो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जितना मैंने अभी डिस्कस किया, इसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले गांधी जी के दर्शन क्या थे? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ये सारी चीजें। फिर इसी तरह से बाबा साहब के दर्शन क्या थे? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती के क्या विचार थे? यह इस तरह से हमें पढ़ना है। फिर दूसरा, ये जो विचार थे, इस विचार का उद्देश्य क्या था? किस तरह के समाज का निर्माण करना। फिर यह विचार आया तो यह विचार कहां से जन्म लिया, हमने देखा। और फिर इस विचार के जन्म लेने के बाद उनका उद्देश्य है क्या करना? एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां सभी व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित हो। अब इसी को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गांधी जी किस तरह के आर्थिक नीति की बात करते थे, किस तरह के सामाजिक नीति की बात करते थे, किस तरह के धार्मिक नीति की बात करते थे, और किस तरह के सांस्कृतिक नीति की बात करते थे। क्या उस आर्थिक नीति को बाबा साहब भी स्वीकार करते थे? क्या उस आर्थिक नीति को, सामाजिक नीति को बाबा साहब भी स्वीकार करते थे? क्या कुछ कॉन्ट्राडिक्शन था? ये सारी चीजें जब आपके पास होंगी तो आपको ऐसे लिखने के लिए मटेरियल होगा, कंटेंट होगा। और जब आप ऐसे लिख रहे होंगे वहां पे ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं है, ध्यान रखना है। यहां पे आप क्या करेंगे, यहां लिए हुए कंटेंट को आप ऐसे में यूज कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इस पे बैक टू बैक सीरीज होगा। गांधी जी के आर्थिक दर्शन क्या थे? क्या गांधी जी पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक थे कि समाजवादी व्यवस्था के समर्थक थे? क्या दोनों के समर्थक थे? क्या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था? क्या कुटीर उद्योग का सिद्धांत था? क्या वर्तमान सरकार की नीति जो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और ये सारी पॉलिसीज हैं, क्या गांधी के इस पॉलिसी से कुछ मिलता है या कुछ अलग है? तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। और आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और भी कुछ चाहिए है ऐसे रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं, आने वाले दिनों हम लोग इंटेलिजेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सारे कंटेम्पररी टॉपिक हम लोग जो है एक इंटेलेक्चुअल पैनल होगा हमारा। उस पैनल के द्वारा एक बायलैटरल डिस्कशन होंगी, जिसमें आपको ना केवल नॉलेज मिलेगा बल्कि पॉइंट्स और कंटेंट ऐसे मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।